ऑफ यूनिट ट्रैक पढ़ा था, ठीक है। और उसमें हमने इंटीग्रल भी आयरस से शुरू किया था, फिर हम सेकेंडरी बॉडी पे गए थे, उसके बाद फिर हम कोराइड पे गए, ठीक है। और उसकी पूरी एनाटॉमी जो है वो हमने पढ़ी, क्लियर है। उसके बाद फिर हमने इंटीरियर यूवियाइटिस पढ़ा, ठीक है। इंटीरियर यूवियाइटिस में हमारे पास एक एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस है, एक क्रोनिक इंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक है। और एक्यूट इंटीरियर यूवियाइटिस जो है बेसिकली ये हमारे पास एक एक्टिव इन्फ्लेमेशन होता है, जिसमें हमारे पास रेडनेस होती है और पेरीलिम्बल कंजेशन होती है, ठीक है। सीवियर पेन होता है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ V1 ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, क्लियर है। उसके साथ साथ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो रिलीज हो रहे थे वो हमारे पास उसमें कुछ प्रोटीन के सेल्स थे जो जिसको हम फ्लेयर कहते थे, ठीक है। कुछ हमारे पास इन्फ्लेमेटरी लिम्फोसाइटिक सेल्स थे, डेड सेल्स थे जिसको हम नॉर्मली सेल्स कहते हैं। कुछ सेल्स हमारे पास एंडोथेलियम पे वो डिपॉजिट हो रहे थे जिसको हम केरेटिक प्रेसिपिटेट कहते हैं, क्लियर है। और इसी तरह हमारे पास आयरिस की भी इन्फ्लेमेशन थी, तो पीपल जो है वो स्लगिश और मायोटिक था। इसके साथ साथ हमारे साथ पोस्टीरियर साइनिकी भी थी जो आयरिस और लेंस की अटैचमेंट की वजह से, क्लियर है। और उसमें फिर हमने ये भी बात की थी कि इससे जो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारे पास ग्लोकोमा भी हो सकता है सेकेंडरी। आप कैसे कॉमन इंटीरियर यूवियाइटिस, ठीक। और इंटीरियर यूवियाइटिस जो है पेनफुल भी है और इसके रीजन जो है वो इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं, नॉन इन्फेक्टिव भी हो सकते हैं। इन्फेक्टिव में वायरस, बैक्टीरिया, बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो हो सकते हैं। नॉन इन्फेक्टिव में ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है, किसी दूसरे डिजीज के जो वो है वो ट्रांसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर एक बात याद रखिए, क्रोनिक में कुछ और नहीं है। साइंस जो है वो क्रोनिक में बेसिकली ज्यादा क्लियर होते हैं, लेकिन सिम्टम्स उसको पेन या रेडनेस इतना नहीं होता। तो इससे हमारा इंटीरियर यूवियाइटिस था वो खत्म हो गया था। आज हम इंटरमीडिएट पढ़ेंगे। तो जिस तरह हमारे पास आप बैठे, आप छोड़ दे इसको, जिस तरह हमारे पास यूवियल ट्रैक में इंटीरियर पार्ट था, फिर इंटरमीडिएट पार्ट था और फिर पोस्टीरियर था, ठीक है। इसी तरह यूवियाइटिस में भी इंटीरियर यूवियाइटिस है, फिर इंटरमीडिएट यूवियाइटिस और फिर पोस्टीरियर है। अब इंटरमीडिएट यूवियाइटिस जो है वो कोरॉइड और इंटीरियर पार्ट ऑफ यूवियल ट्रैक के दरमियान का जो पार्ट है, मोर स्पेसिफिकली पार्स प्लेना, ठीक है। और ये जो यूवियाइटिस है बेसिकली इसमें कुछ साइंस एडिशनली होते हैं, ठीक है। इसी यूवियाइटिस में याद रखें ये पार्स प्लेना है, तो ये जो है विट्रस के साथ यहाँ तक भी इनके जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं वो यहाँ तक आ सकते हैं, ठीक है, क्लियर। तो जब यहाँ पे इंफेक्शन या इन्फ्लेमेशन होगी तो इसको सिंपली हम पार्स प्लेनाइटिस कहते हैं। जिस तरह हम इसको आयराइटिस कहते थे तो इसको पार्स प्लेनाइटिस भी कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारे पास सेलुलर बॉडी है इसका 1/3 पार्ट पार्स प्लाकेटा है और 2/3 पार्ट जो है पार्स प्लेना है, ठीक है। तो ये एक लार्ज पार्ट है। तो इसका इन्फेक्शन जो होता है बेसिकली इसमें आपको इसके फीचर ये बेसिकली काजेस क्या है इसके, पहले तो याद रखिए जिस तरह मैंने आपको बताया था, टॉक्सोप्लाज्मोसिस, सार्कोडायोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बेहसत डिजीज,
ठीक है, वो सारे जो हमारे पास सिस्टेमिक डिजीज थे, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, इसकी वजह से भी ये हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। और इसके अलावा ऑटो इम्यूनिटी भी हो सकती है, और वो ऑटो इम्यूनिटी हमारे साथ हमारे पास अगेंस्ट सेलरी बॉडी होगी, फोरहेड, ठीक है, या पीछे जो रेटिना है या आयरिस में इतना नहीं होता, लेकिन पीछे रेटिना में ऑटो इम्यूनिटी उसके खिलाफ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडिएट यूवेटिस है इसमें विट्रियस इन्वॉल्व होता है। अच्छा, विट्रियस के खिलाफ भी ऑटो इम्यूनिटी हो सकती है। ठीक है, समझ आ रही है? अब इसमें देखें, इसमें हमारे पास इसमें फीचर्स क्या होंगे। याद रखें कि इसमें आपका इंटीरियर पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होता। ठीक है, लेकिन इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन जो है स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, चांसेस हैं इसके। तो इसमें हमारे पास फीचर्स क्या होंगे। इसके सिम्टम्स में आपको क्या क्या फील होगा। क्लास में जलाल प्रेजेंटेशन दे रहा स्टूडेंट। अब देखें, जिस तरह हमने कहा था कि यहाँ पे हमारे पास सेल्स होते हैं, फ्लेयर्स होते हैं इन्फ्लेमेटरी, उसकी वजह से हमारे पास विजन जो है डिक्रीज होती है। ठीक है, इसमें विजन डिक्रीज होती है, लेकिन उसकी जो विजुअल एक्टिविटी है ना वो डिक्रीज होती है। लेकिन उसकी जो रीज़न है वो यहाँ पे विट्रियस में हमारे पास इन्फ्लेमेटरी सेल्स है। दूसरा जो रीज़न है सिस्टाइड मैकुलर एडेमा। ठीक है, ये जो इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन है ये इस तरह ट्रांसफर होके मैकुलर एडेमा काज करते हैं। ठीक है, तो विजुअल एक्टिविटी जो हमारे पास डिक्रीज होगी ना, इसमें एक बात याद रखें, यहाँ पे हमारे पास है मैकुला। ठीक है, और मैकुला अगर किसी भी डिजीज में, किसी भी इन्फेक्शन में अगर मैकुला इन्वॉल्व है तो वो डिक्रीज ऑफ विजन इसकी वजह से होगी। समझ आ रही है? दूसरी बात ये है कि ये आपके पास विट्रियस है और इसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, तो अगर ये इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे आते हैं तो इसकी वजह से भी विजन डिक्रीज होगी। क्लियर है? मीडिया आपका क्लियर नहीं, जो एक ट्रांसपेरेंट मीडिया है वो क्लियर नहीं है। ठीक है सर, मुझे नहीं समझ आ रहा। आपको नहीं समझ आ रहा। पहले तो मैकुला की वजह से विजन डिक्रीज, क्योंकि मैकुला भी इन्वॉल्व होता है अक्सर केसेस में। ठीक है, ठीक है सर। दूसरी बात ये है, ये आपका पास प्लेना है सिलरी बॉडी, तो विट्रियस के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो अगर ये इन्फ्लेम्ड है तो इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहाँ पे डायरेक्ट विट्रियस में आ सकते हैं, इंटीरियर विट्रियस में। ठीक है, विट्राइटिस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इससे इन्फ्लेमेटरी सेल्स या हेमरेजेस जो भी आते हैं वो यहाँ पे स्पॉट्स बनते हैं। तो इन स्पॉट्स की वजह से आपका ये जो मीडिया है यहाँ मैकुला पे, अब सामने पर्दा है या सामने कुछ ओपेसिटीज है तो मैकुला पे नहीं बनेगी, इसीलिए वो विजन इसकी वजह से भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? समझ आ रही है? बेसिक्स को समझे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि जितना पेन यहाँ पे होता है उतना पेन यहाँ पे नहीं होता। ठीक है, ज्यादा पेन यहाँ पे होता है, यहाँ पे नहीं होता, और फिर पोस्टीरियर विट्राइटिस में पेन आपको नहीं फील होता। ठीक है, मैक्सिमम पेन यहाँ होता है, फिर थोड़ा बहुत यहाँ हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पेन नहीं होता पोस्टीरियर रेटिना में, क्योंकि रेटिना जो है, रेटिना जितना भी डैमेज हो जाएगा वहाँ से आपके पेन के नर्व्स गए नहीं है ब्रेन तक। ठीक है, रेटिनल डिटैचमेंट भी हो जाती है, लोगों को पता नहीं चलता। इसी तरह डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाए तो उसको पता नहीं चलता। क्लियर है? ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास सिम्टम्स होंगे इस पेशेंट को, एक तो इसकी विजन डिक्रीज होंगी।
ठीक है। दूसरा, इसके जो स्पॉट्स होंगे वो स्पॉट्स इस तरह डॉट्स की तरह नजर आए। डॉट्स वो स्कोटोमा लाइक नजर आएंगे, ठीक है जी। इसमें हमारे पास वही जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स है, यहाँ पे फ्लेयर्स भी होंगे, इन्फ्लेमेटरी सेल्स भी होंगे जो कैटेगराइज किए थे हमने, याद है। इसमें हमारे पास स्नोबॉल्स भी होते हैं। स्नोबॉल्स कहाँ पे होते हैं? स्नोबॉल्स विट्रियस में भी हो सकते हैं और इस लेवल में भी हो सकते हैं। और स्नोबॉल्स क्या है? इन्फ्लेमेटरी सेल्स और एक्सुडेट्स है जो आपको ऐसे लगेंगे जिस तरह स्नो जो बर्फ़ है उसके वो छोटे छोटे बॉल्स, क्योंकि वाइटिश होते हैं कलर में, ठीक है। इसके अलावा आपके पास स्नो बैंकिंग भी होता है। मतलब जो बैंक किसको कहते हैं? कलेक्शन, ह्यूज अमाउंट। दरिया के किनारे को क्या कहते हैं? बैंक। बैंक। एच। तो इसको इसलिए स्नो बैंकिंग कहते हैं क्योंकि ये इस किनारों पर होते हैं, मोस्ट कॉमनली इंफीरियरली होते हैं, ठीक है। स्नोबॉल्स यहाँ भी हो सकते हैं। स्नो बैंकिंग जो है बिल्कुल इन किनारों पे, इन पास लेना के पार्ट पे होते हैं, इसलिए हम इसको स्नो बैंकिंग इंफीरियर। ये आपकी आई बॉल है ना 360 डिग्री, तो इंफीरियरली आप इस लेवल पे, ठीक है, स्नो बैंकिंग, क्लियर। अच्छा, इसमें ये जो इन्फेक्शन है ये स्प्रेड होके आपके मैकुला को भी टारगेट बना सकते हैं और सिस्टाइड मैकुलर एडेमा भी काज कर सकते हैं। एंड वी नो कि सिस्टाइड मैकुलर एडेमा में हमारे पास विजुअल एक्विटी कंप्रोमाइज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो शार्प विजुअल एक्विटी है वो मैकुला पे बनती है। तो अगर मैकुला की एडिमा है तो ये एडिमा कहाँ से आता है? ये ब्लड वेसल जो है इन्फ्लेम्ड है, इससे वो लीकेजेस होती है, ठीक है। इसमें एक और साइन आपको मिलेगा जिसको हम कहते हैं पेरी फ्लेबाइटिस, ठीक है। पेरी फ्लेबाइटिस का मतलब है कि आपके जो वेन्स है आपके आई बॉल में, वो वेन जो है उनकी इन्फ्लेमेशन हो के फिर वो जो एक्सुडेट्स उससे रिलीज होते हैं, वो एक्सुडेट्स इसके वॉल्स के गिर्द जमा होके एक शीट बनाते हैं, शीट, उसको हम वेस्कुलर शीथिंग कहते हैं, ठीक है। और इस टर्म को हम पेरीफ्लेबाइटिस कहते हैं। अगर ये वेन का हो तो हम इसको पेरीफ्लेबाइटिस कहते हैं, अगर ये आर्टरीज का हो तो हम इसको पेरी आर्टाइटिस कहते हैं, ठीक है। और जब ये यहाँ पे इसकी शीटिंग हो जाए तो ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि ये ब्लॉक हो सकते हैं, और जब ये ब्लॉक होते हैं तो रिस्पॉन्स में न्यू वेसल्स बनेंगे, ठीक है। और न्यू वेस्कुलराइजेशन जब बन जाते हैं तो न्यू वेस्कुलराइजेशन में याद रखिए एक बात कि न्यू वेस्कुलराइजेशन से अक्सर हेमरेजेस निकलते हैं, और वो हेमरेजेस आपके विट्रियस में यहाँ पे ऐसे स्पॉट्स बन जाते हैं, समझ आ रही है, ठीक है। और जब ये स्पॉट्स बन जाते हैं तो ये हेमरेजेस की वजह से आपका विट्रियस जो था वो पॉल्यूटेड हो गया, मीडिया आपका खराब हो गया, क्लियर है जी, समझ आ रही है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास पास प्लेनाइटिस या इंटरमीडिएट यूवियाइटिस है ये ज्यादातर विट्रियस को इफेक्ट करता है, ठीक है। और विट्रियस के साथ साथ ही हमारे पास मैकुला को इफेक्ट करता है। और मैकुला को हम सिस्टाइड मैकुलर एडेमा क्यों कहते हैं? अगर मैं मैकुला का थोड़ा सा क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर बनाऊं और ये फॉर एग्जांपल मैकुला है, तो मैकुला के इस तरह नॉर्मली लेयर्स होते हैं ऐसे, ठीक है। अगर आपने ओसीटी में देखा हो तो मैकुला के ऐसे लेयर्स होते हैं, लेकिन सिस्टाइड मैकुलर एडेमा में यहाँ पे ऐसे सिस्ट होते हैं मैकुला में, ठीक है, सिस्ट नजर आते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हम सिस्टाइड मैकुलर एडेमा कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे पास फ्लूइड जमा होते हैं, ठीक है। तो अगर मैकुलर एडेमा हो गया तो आपकी विजुअल एक्विटी ड्रॉप होगी, समझ आ रही है, क्लियर जी। सर ये पेरीफ्लेबाइटिस शीट जो है सर ये जरा बताइए। पेरीफ्लेबाइटिस जो है बेसिकली वेस्कुलर शीटिंग होती है, और ये
कुछ और चीज़ नहीं आती, वही जो आपके ब्लड वेसल्स से जो इन्फ्लेमेटरी सेल्स और एक्सुडेट्स निकलते हैं वो इन वॉल्स पे जमा होते हैं, इनको हम पेरिफ्लेबाइटिस कहते हैं। सर ये रेटिना के ब्लड वेसल्स में होते हैं, ये ब्लड वेसल है ना, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, सेंट्रल रेटिनल वेन, ठीक है, तो इनके ब्लड वेसल्स में इस तरह होता है। क्लियर है? तो इसकी वजह से जब आपका विट्रियस जो है ये पॉल्यूटेड हो गया और इसी तरह आपके ब्लड वेसल्स भी इन्फ्लेम्ड हो गए, अब इनके कॉम्प्लिकेशंस बहुत अजीब होते हैं। ठीक है, पहले तो याद रखिए कि इससे वही आपका जो कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट था वो हो सकता है। ठीक है, समझ आ रही है? कॉम्प्लिकेशंस इसमें क्या है? ठीक है, बुक में आप डिटेल से पढ़ेंगे ये टॉपिक, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह है। देखें, ये आपका इंटरमीडिएट पार्ट है, ठीक है, इनसे जो सेल्स रिलीज होते हैं वो सेल्स आपके यहाँ पे आ सकते हैं और आपका एंगल जो है उस एंगल को ब्लॉक कर सकते हैं। तो हमारे पास सेकेंडरी ग्लाइकोमा का अस्पताल, ठीक है। दूसरा हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट का अस्पताल, ठीक है। तीसरा हमारे पास स्काइड मैकुलर एडेमा का अस्पताल। क्लियर? चौथा हमारे पास क्या काम कर सकता है और कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें? बैंड केराटोपैथी। ये आपके हैं हेमरेजेस। मैंने आपको बताया था कि जब भी विट्रियस में हेमरेजेस आ जाए ना तो विट्रियस जो है इसमें ट्रैक्शन आ गया, ठीक है, क्लियर है? ये खींचा सा, मतलब ये हेमरेजेस है ना, तो ये हेमरेजेस बाकी विट्रियस को ऐसे खींच लेते हैं और इस खींचने से विट्रियस डिटैचमेंट हो सकता है, ठीक है। तो विट्रियस रेटिना के साथ अटैच है, तो जब विट्रियस रिट्रैक्शन करता है तो रेटिना भी डिटैच हो सकता है, इसीलिए हमारे पास आरडी भी हो सकती है, रेटिना डिटैचमेंट। सही है, रेटिना डिटैचमेंट, समझ आ रही है? ठीक। इसके अलावा न्यू वास्कुलराइजेशन भी हो सकती है, ठीक है, समझ आ रही है? और उस न्यू वास्कुलराइजेशन से और भी हेमरेजेस आते हैं और वो फिर ट्रैक्शनल आरडी काज करते हैं, ठीक है, क्लियर है? आरडी हमेशा दो टाइप होते हैं, एक रेगमेटिजीनियस रेटिनल डिटैचमेंट, एक नॉन रेगमेटिजीनियस। रेगमेटिजीनियस का मतलब है कि कोई टियर है, कोई होल है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है सेंसरी रेटिना और ये है हमारे पास आरपी, ठीक है। अब यहाँ पे इस लेवल पे हमारे पास अगर कोई टियर आ जाए, ठीक है, टियर मतलब अगर इसको हम खींचते हैं तो यहाँ पे हो सकता है कि कोई होल आ जाए, उस होल में फ्लूइड जमा होंगे और ये फ्लूइड जब जमा हो जाते हैं तो ये डिटैचमेंट और भी इंक्रीज होती है वक्त के साथ साथ, ठीक है। दूसरे रीजंस की वजह से भी टियर आ सकता है, लेकिन ये जो फ्लूइड है ना ये डेंजरस है, ठीक है। इसीलिए हम रेटिनल डिटैचमेंट में अक्सर जो सर्जरीज करते हैं उसमें या तो हम इस तरह इस सारे एरिया को जलाते हैं ताकि ये जो टियर है ये आगे ना जाए, ये ऐसे हो जिस तरह कपड़े में हम इस तरह वो सी देते हैं 360 पे, ठीक है। अक्सर कुछ लोगों के कपड़े जल जाते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो फिर वो उसको सी देते हैं कोई दूसरा कपड़ा उसके ऊपर, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे इसको स्प्रेडिंग से रोकने के लिए इसको सी देते हैं और उसको हम लेज़र फोटोकोगुलेशन कहते हैं, ठीक है।
दूसरा जो हमारे पास इसका प्रोसीजर है वो स्क्लेरल बकल सर्जरी है। एक बैंड होता है आई बॉल, इस तरह उसमें आई बॉल के गिर टाइट वो कर देते हैं ताकि ये जो यहाँ पे आए, तो जब ये बैंड टाइटली हो जाए तो ये आपका जो आरपीई है ये फिर इसके साथ चिपक जाता है, तो वो होल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हमने टीयर को कवर किया। क्लियर है? समझ आ रही है? फोटो कोगुलेशन करते हैं। किस तरह करते हैं? फोटो कोगुलेशन बेसिकली आर्गन लेजर से करते हैं, और आर्गन लेजर जो है जब ये हिट करते हैं रेटिना को, तो रेटिना का वो पार्ट जो है वो जल जाता है। ठीक है, और जब वो जल जाता है तो वो आपस में टाइटली अटैच हो जाता है। वो पुराने फिल्मों में आपको याद है, अर्तुगरुल गाजी में जब उसको इस तरह जख्म लग जाते हैं तो चुई गरम करके वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, तो जब वो जल जाता है तो उससे ब्लीडिंग नहीं होती और वो जख्म ठीक हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये जो फोटो कोगुलेशन है तो ये इसी तरह 360 डिग्री पे जलाते हैं। ठीक है, या अगर टीयर है तो टीयर को इसी तरह जला के उसको बस मतलब लिमिट कर देते हैं ताकि ये टीयर बढ़ ना जाए, जो फ्लूइड टीयर में आए हैं ये स्प्रेड ना करे। ठीक है ना, अक्सर जो मुख्य के कसाबान चिकन अगर डाला रही है ना, चिकन डाला ठीक है, क्योंकि अगर फ्लूइड आ गई अपने लिए जगह बनाते हैं। समझ आ रही है? ठीक है, तो इसी वजह से यहाँ पे हमारे पास रेटिनल डिटैचमेंट होता है। ये इसके कॉम्प्लिकेशंस है। सर जी, ये बैक केराटोपैथी की बैड केराटोपैथी कैल्शियम डिपोजिशन की वजह से हो सकती है, ज़्यादातर नहीं होती। क्रॉनिक केसेस में होती है। क्रॉनिक केसेस में होती है, ज़्यादातर नहीं होती। ठीक है, तो सर ये बुक ये में जी ये एक और यहाँ तक मतलब आ जाती है। हाँ, ये जो सारे सेल्स हैं जो टीएम पे नहीं आते हैं, जी सर। हमने कल नहीं पढ़ा था। तो एंडोथेलियल एडिमा भी, एंडोथेलाइटिस भी होता है। ठीक है, सही है। कॉर्नियल एडिमा भी हो सकता है, इसीलिए तो पेशेंट को फोटोफोबिया होता है। इन्फ्लेमेटरी सेल्स जो आपकी किसी हेल्दी पार्ट में जाएगा उसको भी इफेक्ट करें, रेड अपीयरेंस देंगे। क्लियर? अच्छा, ये इसमें हमारे पास थे कॉम्प्लिकेशंस इसके। ठीक है, इंटरमीडिएट यूवियाटिस के मुझे खुद फ्लोटर्स फील होते हैं, तो जब कोई पेशेंट आ जाता है मुझे कहता है मुझे इस तरह आसमान में कोई वो क्या वो सिल्वर कलर के वॉर्म्स, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी क्लास में सबसे ज़्यादा खुश बंदा जो है वो शेर خلق ورته جاړي د خوراک کې دغه پروام نه سر सबसे ज़्यादा खुश बंदा ये, क्योंकि जब ये गुस्सा होते हैं तब भी ये स्माइली फेस देता है। हमें पता है स्टीरॉइड्स, ठीक है, इसमें स्टीरॉइड्स में पहले हम इंट्रा विट्रियल इंजेक्शन, ठीक है, सही है सर। हाँ, ये बहुत सारे हैं, ये जो आप मुझे एक नाम बताते हैं इसमें बहुत सारे हैं। इसमें एक मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो इंजेक्शन है बेसिकली ये पार्स प्लेना के थ्रू इंजेक्ट करते हैं। ठीक है, और पार्स प्लेना जो है ये ऑलमोस्ट ऐसा पार्ट है यूविया का जहाँ पे वस्कुलराइजेशन बहुत कम है। क्लियर है? तो यहाँ पे जब इंजेक्ट करते हैं तो यहाँ विट्राइटिस है, यहाँ पे पीछे कोई सिस्टाइड मैकुलर एडिमा है, तो इनके लिए जो इन्फ्लेमेटरी वेसल्स है उसके लिए स्टीरॉइड्स बहुत अहम, क्योंकि स्टीरॉइड हमें पता है कि इन्फ्लेमेशन को कम करती है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास कुछ ऐसे हैं जो परमानेंट इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे हैं जो हम इंजेक्ट करते हैं। इसके अलावा हम सिस्टेमिक स्टीरॉइड भी देते हैं। अगर हमारे पास लोकल काम ना करे तो सिस्टेमिक स्टीरॉइड से हम काम चलाते हैं। सही है सर। सर ये पेरी ऑकुलर, पेरी ऑकुलर
यहाँ इन लेवल पे हम स्टीरॉयड सब T9 एक होते हैं। और वो जो पहले हम कहते थे कि आंखों में इंजेक्शन नहीं लग सकती, आंखों में इस डिजीज़ में ज़्यादा इंजेक्शन लगती हैं, ठीक है। तो इस तरह सब जो T9 कैप्सूल है उसमें भी इंजेक्शन लगते हैं, पास प्लेना में भी लगते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंजेक्शन वाली पाथवे है, ठीक है। और इसी तरह हम पेशेंट को जहाँ पे उनकी डायबिटिक रेटिनोपैथी में भी हम पीछे स्टीरॉइड देते हैं इंजेक्शन, इंसुलिन एवेस्टीन भी देते हैं, एंटी-VEGF, ठीक है, जो मोस्ट कॉमन है। हर क्लिनिक में ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट आपको नजर आएगा कि उसने एवेस्टीन दिए हैं, ठीक है ना, सही। क्लियर है। तो ये जो है इसकी ट्रीटमेंट है, सिस्टेमिक ट्रीटमेंट है, लोकल ट्रीटमेंट है, और ये इंजेक्टेबल ट्रीटमेंट है। समझ आ रही है? कोई कंफ्यूजन कम होते हैं, नहीं, कम होते हैं, होते कैसे नहीं है, वहाँ पे नरिशमेंट कहाँ से आता सर हमने तो कल पढ़ा था ये सब हाई वेस्कुलर है, तो आज आपने कहा सर कि यहाँ पेन एज कम्पेयर टू एटीरियर कम होगा, उस बात की मुझे नहीं समझ आई। एक ब्लड वेसल है, ये एक ब्लड वेसल है, ठीक है। सही सर, ये ब्लड वेसल जब पेरिफेरी में आ जाता है तो ये ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है। डिवाइड। अब ये जो टिश्यू है हाई वास्कुलराइज टिश्यू है, सही है सर, लेकिन अगर ये टिश्यू है ये लेस है, As compared to this is ठीक है, अच्छा, तो जो पार्ट्स लेना में हमारे पास ब्लड वेसल आते हैं वो ऐसे, लेकिन यहाँ पे इनास्टोमोसिस होती है या स्प्रेड हो जाते हैं, ठीक, इसीलिए हाईली तो वास्कुलराइज ज़्यादा पेन होगा। माइक्रो वेसल, सही है सर, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास है, यहाँ पे स्क्लेरा में भी ब्लड वेसल है, और यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इतने नहीं है, इसीलिए ऑलमोस्ट इनके कंपैरेटिवली ये कम होता है। कंसिडर किया जाता है। ये हमने डिवाइड किए थे, मतलब ये ब्लड वेसल्स एक होते हैं लार्ज होते हैं, मीडियम होते हैं, और तीसरा एक कोई स्मॉल। तो ये पार्सप्लेना में हमारे साथ मतलब वो उसकी होती है क्लासिफिकेशन, या बस मतलब एक ही हो या पार्सप्लेना में, पार्सप्लेना में जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि पार्सप्लेना वो पार्ट है जहाँ पे आपकी कैटरेक्ट सर्जरी भी होती है, जहाँ पे आपके सारे इंजेक्शन जो है वो इंजेक्ट किए जाते हैं। तो ये ए वेस्कुलर नहीं है जहाँ पे कोई ब्लड वेसल है ही नहीं, इसको नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी, इसकी नॉर्मल ग्रोथ कहाँ से होगी, ठीक है। लेकिन कंपैरेटिवली यहाँ पे कम ब्लड वेसल, बहुत कम होते हैं, समझ आ रही है? सही है सर। ये आपका इंटरमीडिएट यूरियाटिस था। अब आप लेप्टोफान करें हम पोस्टीरियर